नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार से दिल्ली तक बीजेपी एक नई मुसीबत में फंस चुकी है। दरअसल बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी एग्जाम में धांधली पर मचे बवाल में अब न केवल नीतीश कुमार बल्कि मोदी भी फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि छात्रों के साथ साथ अब राजनीतिक दल भी मोदी और नीतीश कुमार को घेरने में लगे हुए हैं। इधर मोदी और नीतीश के आपसी समीकरण किस तरफ बढ़ रहे हैं, इसे लेकर भी सियासी हलचल तेज हो रही है, क्योंकि कल नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे और आज उनकी मुलाकात पीएम मोदी और जेपी नड्डा से होने वाली थी, लेकिन नीतीश बिना मिले वापस बिहार लौट गए। आप जानते हैं कि बिहार में लगभग 15 दिनों से बीपीएससी परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों की नाराजगी सामने आई है और छात्र मांग कर रहे हैं कि केवल एक सेंटर नहीं बल्कि पूरे 912 सेंटर पर परीक्षा फिर से हो। कल आंदोलनकारी छात्रों का दल गांधी मैदान में जुटा था, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पानी की बौछारें की और बताया जा रहा है कि छात्र प्रशांत किशोर के यानी पीके जिनको कहते हैं, उनके उकसावे पर वहां एकत्र हुए थे, लेकिन लाठीचार्ज से पहले ही पीके वहां से निकल गए। इस पर तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, इन सब ने सवाल उठाए हैं। इधर बीपीएससी अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर नाराजगी दिल्ली में भी देखने को मिली है। आज बड़ी संख्या में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड कार्यालय का घेराव किया है और जो परीक्षार्थी हैं, छात्र हैं, बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की वो मांग कर रहे हैं, उस पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक परीक्षा रद्द नहीं की जाती वो यहां से नहीं हटेंगे। वैसे आज बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने छात्रों से मुलाकात की है। छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर अपनी मांगे छात्र ने रखी हैं और इनके सामने यानी सीएस के सामने, चीफ सेक्रेटरी के सामने प्रशांत किशोर ने उनका धन्यवाद दिया है और कहा है कि वो छात्रों से मिले, साथ ही 48 घंटे का वक्त दिया है कि वो उनकी मांग पूरी करेंगे। जबकि चिराग पासवान ने यहां महफिल लूटने की कोशिश की है। एक ट्वीट किया है चिराग पासवान ने। ट्वीट तो बहुत लंबा है, लेकिन उसके दो पार्ट को आपके सामने रखना चाहता हूं। चिराग पासवान अब केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। उन्होंने लिखा है कि बिहार के युवाओं और बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दों को लेकर एनडीए सरकार के प्रमुख सहयोगी होने के नाते मैंने बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार की ओर से मुख्य सचिव, जो कि सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, ने अभ्यर्थियों और छात्रों के साथ संवाद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही इस पहल के सार्थक परिणाम दिखेंगे, ये कह रहे हैं चिराग पासवान। इस लंबे चौड़े ट्वीट के आखिरी में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के सामने मांग भी रखी है। मांग क्या रखी है वो भी जरा आपके सामने रख देता हूं। और उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा है कि कल पटना में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल का मैं कभी समर्थक नहीं रहा। पुलिस को संयम बरतना चाहिए। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं तो उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से समझाकर उनकी समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करना चाहिए, न कि लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मैंने मुख्यमंत्री जी से इस बात को भी कहा है कि ऐसे पुलिस अधिकारी जो ऐसे कार्यों में संलिप्त पाए जाते हैं उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो दोस्तों, जब लोहा गर्म होता है तो सभी चोट करने पहुंच जाते हैं। चिराग पासवान बिहार चुनाव के पहले छात्रों के इस आंदोलन में शायद ऐसा ही हथौड़ा मारने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर तेजस्वी यादव ने इस मौके पर एक बड़ा संदेश दिया है। आइए जरा तेजस्वी यादव को सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। जरा ले आइए स्क्रीन पर तेजस्वी यादव को, उनको भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं। इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। अगर उनके बच्चे होते, उनके भाई होते, उनके बेटे होते, किसी अधिकारी के बच्चे होते इसमें, तो वो लोग क्या करते? कोई नेता का बेटा होता तो वो लोग क्या करता? आज कलेजा जो है दहल गया वीडियो देख करके, जिस हिसाब से पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना था, जो भूख हड़ताल थी, उसकी ताकत कुछ और थी। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है।
हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। हम कई बार इस बात को बोल रहे हैं, हम कोई राजनीति यहां करने नहीं आने। राजनीति करना होता तो हम भी गांधी मैदान में आप लोगों को आह्वान करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते हैं। लेकिन आज जो गर्दनी गांधी मैदान में जिस हिसाब से पिटाई हुई है, कोई परमिशन नहीं था वहां आंदोलन करने का। वो इलाका आंदोलन करने का नहीं है, गर्दनीबाग स्थल है। भटकाया गया लोगों को ताकि एफआईआर हो उन छात्रों पे, और एफआईआर अगर होगी तो आप समझ जाइए कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। ये आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे ये काम जो है हुआ है कमजोर करने का। लेकिन फिर भी हम सब लोगों को हिम्मत और हौसला नहीं खोना है। 6 तारीख को परीक्षा थी। तो आप सुन रहे थे कि कह रहे हैं कि 6 तारीख को परीक्षा थी और यहाँ पर सीधा सीधा इन्होंने प्रशांत किशोर के ऊपर हमला बोला है कि ये शांतिपूर्ण एक आंदोलन चल रहा था बीपीएससी के छात्रों का, लेकिन उसको भड़काया गया, उनको गांधी मैदान ले जाया गया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप लोगों ने देख लिया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस मामले में राज्यपाल से ही मांग की है कि वो आश्वासन दें। क्या कुछ कहा है और पप्पू यादव ने, जरा वो भी सुन लेते हैं। और पूर्णिया से सांसद हैं, वो भी हमला बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर पर भी उन्होंने हमला बोला है, सुनिए जरा। पहले तो बधाई नया साल की गवर्नर साहब और सबको। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन से सीधा बातचीत की। उन्होंने कहा आप आइए, मैं बात करूंगा। डिटेल बातचीत उन्होंने की और उन्होंने कहा मैं डीएमएसपी साहब को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और केस एफआईआर किया है। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनली बात करूंगा। चौथी बात उन्होंने कही कि किस आधार पर 12,000 का एग्जाम होगा और 4 लाख का नहीं होगा। एक पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, जो अन स्टेट में 3 बेंच है, 2 बेंच है, यहां एक ही बेंच है। तो एक ये मुद्दा, एक दूसरा यूपीएससी, इन दोनों मुद्दों पर बीपीएससी, दोनों मुद्दों पर इन्होंने पूरी इंक्वायरी की बात कही है, ऊपर से नीचे वार्ता करने की बात कही है और बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया है और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि कोई डेलीगेट आ रहा है। मैंने कहा कौन डेलीगेट, ये कौन फिर फ्रॉड किशोर आ रहा है? इतना बड़ा गुंडा मैंने दुनिया में नहीं देखा। मसल पावर, ये एक तो इस आंदोलन को बेच दिया पैसा लेकर के, इन्होंने भी पैसा लेके बेचा, बच्चों का इस्तेमाल कर लिया। तो सुन रहे थे आप, यहां पप्पू यादव साफ साफ कह रहे हैं कि इस आंदोलन को पैसे के दम पर, जी हां, पैसे के दम पर खत्म करने की योजना बनाई जा रही है और बनाई गई है कह सकते हैं। और यही बात तेजस्वी यादव ने दूसरे तरीके से कही है और दोनों कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के ऊपर हमला बोल रहे हैं। उधर चिराग पासवान लाठी बरसाने को गलत करार दे ही चुके हैं, भी आप सुन रहे थे, देख लिया आपने उनके ट्वीट में। और 3 अलग अलग दलों के नेताओं ने बिहार की एनडीए सरकार को घेरा है। छात्रों की मांगें सामने आ चुकी हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस बारे में क्या करेंगे इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है।
बीजेपी के कारण उनकी साख पर सवाल खड़े हो गए हैं और चुनावों के वक्त इस आंदोलन से उनकी सीएम की कुर्सी को खतरा दिख रहा है। वैसे भी बीजेपी ने जो चाल महाराष्ट्र में चली, उसी तर्ज पर वो बिहार में नीतीश कुमार को भी सीएम की कुर्सी से हटाकर अपने हाथों में सत्ता ले सकती है। लेकिन बीजेपी के इस खेल को क्या राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार चुपचाप देखते रहेंगे, या उन्होंने भी अपने पासे तैयार कर लिए हैं और बस उन्हें चलने की देर है? यह सवाल अब सत्ता के गलियारों में तेजी से तैरने लगा है। पलटी मारना नीतीश कुमार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं, और लोकसभा चुनावों में विपक्ष में बैठने के बावजूद इंडिया गठबंधन भी मजबूती के साथ सामने मैदान में दिखाई दे रहा है। ऐसे में नीतीश अगर फिर से आरजेडी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लें तो बिहार में बीजेपी का बेड़ा गर्क हो सकता है या होना तय है। तो वोट, ये तमाम बातें हैं, और इन बातों के बीच सबसे बड़ी बात कि इधर दिल्ली में चुनाव, उसके बाद बिहार में चुनाव है, और उन चुनाव से पहले क्या यहां नीतीश कुमार ने अपना कुछ प्लानिंग अपनी जो है वो तैयार कर रखी है, और कैसे यहां दिल्ली में आखिर क्यों नहीं मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और जेपी नड्डा से 2 मुलाकातें उनकी बिल्कुल पहले से तय थी, उसको छोड़कर आखिर क्यों वापस चले गए नीतीश कुमार? ये सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस बीच आप ये जो विजुअल देख रहे हैं, जरा इसको फुल स्क्रीन ला सकते हैं तो ले आइए। बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल है ये, छात्रों का आंदोलन। बिहार हमेशा छात्रों के आंदोलन के लिए और छात्रों के आंदोलन से देश की सियासत में कुछ टकराव और बदलाव के लिए जाना जाता रहा है बिहार, और ऐसे में कल जो कुछ हुआ है उसका कितना असर पड़ेगा? क्या नीतीश बाबू इसी कारण वापस लौट गए हैं, या नीतीश बाबू के पास कुछ और प्लान बी भी है? ये सब कुछ समझेंगे। आइए जरा हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ला जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। बिहार से क्या कुछ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ सुनाई पड़ रहा है डॉक्टर साहब? देखिए, बिहार हमारे देश की राजनीति में हमेशा एक परिवर्तनकारी भूमि रहा है। चाहे जेपी का आंदोलन हो श्री रामलीला मैदान से, गांधी मैदान से, या उसके बाद भी कई ऐसे अवसर आए हैं। आडवाणी का रथ भी बिहार में रुका, लालू प्रसाद यादव ने। तो इस बार भी ऐसा लगता है कि पाटलिपुत्र की भूमि कुछ बदलाव तो लेकर आएगी। अब इसमें कई तरह की रणनीतियां एक साथ काम कर रही हैं। आमतौर पर नीतीश कुमार को पलटू बाबू, पलटू राम वगैरह कहा जाता है। मैं बड़ी विनम्रता से हर बार कहता हूं कि जितनी बार नीतीश कुमार पलटे हैं, उससे ज्यादा बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों मुद्दों पर पलटी मार चुके हैं। तो सबसे बड़े पलटू राम तो देश के प्रधानमंत्री। अब भारतीय जनता पार्टी की समस्या यह है कि उसको सपना आता है कि किसी तरह से बिहार में उसकी पार्टी की सरकार हो। अभी अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री ने, जो इस साझा सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा ही था अटल जी के को याद करते हुए उनके जन्मदिन पर कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। ये सचमुच में एक बड़ी फांस है बीजेपी के कलेजे में चुभी हुई कि आजादी के बाद आज तक बीजेपी वहां अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी। तो अब अवसर की तलाश है। नीतीश कुमार को साथ लेकर जैसे तैसे गठबंधन की सरकार उन्होंने फिर बनाई थी। अब नीतीश कुमार ये जानते हैं कि अगर ज्यादा दिन ये साथ बना रहा तो उनकी अपनी पार्टी भी इस भारतीय जनता पार्टी के कीचड़ के तालाब में समा जाएगी। उनको ये खतरा दिखाई दे रहा। संयोग से अब जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, जिस तरह के आंदोलन हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, छात्रों पर जो लाठीचार्ज हो रहा है, उन पर जो जुल्म सितम हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये मौका है। दोनों लोग मौके की तलाश में। अब भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है बिहार के लोगों से और देश के लोगों से कि बिहार में छात्र छात्राओं पर जो अत्याचार हो रहा है, जो लाठी बरसाई जा रही है, उसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार। रोजगार नहीं दे पा रहे तो नीतीश कुमार जिम्मेदार है। और उनका जो प्रचार तंत्र है वो इस बात को बहुत आसानी से स्थापित करने की कोशिश करेगा कि बिहार और देश ये मान ले कि पिछले 2-3 सालों से, जब से नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई है, जितने धतकर्म हैं उसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है। भले ही साझा सरकार में बीजेपी शामिल है,
और बीजेपी अपने आप को पाक साफ करके अलग खड़े कर दे। यही चुनौती नीतीश कुमार को दिखाई दे रही है कि ज्यादा दिन अगर बीजेपी के साथ रहते हैं तो इस साल जो 2 दिन बाद 2025 लग जाएगा, जो चुनाव होने वाले हैं उसमें उनकी नैया पार कैसे लगे। बीजेपी का साथ बनाए रखते हैं तो जो पिछड़ों का वोट बैंक है, आदिवासियों का वोट बैंक है, बाकी जो पीडीए वगैरह की बात होती है, उस सब में नीतीश कुमार को मुश्किल आ जाएगी। तो अब वे भी मौके की तलाश में किसी तरह ये साथ छोड़ा जाए। स्वाभाविक तौर पर दांव लगाने के लिए तेजस्वी यादव, लालू यादव तैयार बैठे जी। तो अगले कुछ दिन बहुत निर्णायक होने वाले हैं बिहार के लिए। देखना यह है कि कौन पहले किसका साथ छोड़ता है। अमित शाह भी कह चुके हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री का चुनाव पार्टी तय करेगी या विधायक तय करेंगे, यानी नीतीश कुमार के नाम पर अभी से वे अपनी सहमति नहीं दे रहे। 7 बार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जहां तक मेरी जानकारी है, तो उनको अभी से दरकिनार करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और चुनाव जैसे जैसे पास आता जाएगा नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। अब देखना यह है कि वे अपनी तरफ से बीजेपी का साथ छोड़ते हैं या बीजेपी उनको गोल्डन शेक हैंड करके बाय बाय। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। बिहार में बहुत तेजी से घटनाक्रम को हम बदलते हुए देख रहे हैं और नीतीश बाबू दिल्ली आते हैं 2 दिन के लिए। यहां दिल्ली में उनकी मीटिंग होनी होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और जेपी नड्डा से। उसमें अमित शाह से मीटिंग की कोई खबर नहीं आती, लेकिन इन दोनों से मिले बगैर अगर वो वापस चले जाते हैं तो इसके क्या मायने हैं। दूसरी तरफ वहां प्रशांत किशोर छात्रों को उकसाते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, उसके बाद फिर वाटर कैनन यानी पानी की बौछारें होती हैं। ठंड का समय है और ऐसे में छात्र उग्र हैं, ये भी आप जान रहे हैं। तमाम दलों के नेता यहां तक कि चिराग पासवान तक अपनी ही सरकार को समझा रहे हैं और उनसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि छात्रों के साथ, और पुलिस की बात भी कर रहे हैं। इन सबको कैसे देखा जाए प्रशांत टंडन जी? क्या यहां से सियासत में कुछ चेंज आप देख रहे हैं? क्या बीजेपी के खेल को भांप गए हैं नीतीश कुमार? यह सवाल उठता है। देखिए, नीतीश कुमार ना एक नाथ शिंदे हैं, ना बिहार जो है महाराष्ट्र है, तो वो तो नहीं हो पाएगा जो महाराष्ट्र में कर लिया। आप याद कीजिए कि नीतीश कुमार ने पिछली बार जब पलटी मारी थी तो कैसे मारी थी। वो पलटी मार के गए थे आरजेडी के पास और कांग्रेस के पास। वो तभी गए थे जब उनको लग गया था कि उनकी पार्टी टूटने वाली है और पार्टी तोड़ने का खेल हो रहा था, और इसी बीच उन्होंने उसको एडवांस में ही उसको जो है मूव को विफल कर दिया था और वो महागठबंधन में शामिल हो गए थे। अब फिर वैसे ही अगर होगा, नीतीश कुमार कुछ ना कुछ करेंगे। अब आज अगर वो आए थे, 2 दिन से दिल्ली में थे, वो कल आ गए थे। कल तो मान लीजिए कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के पास गए थे अपनी श्रद्धांजलि देने, लेकिन आज उनकी मुलाकातें होनी थी और जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई पैकेज होगा, कुछ ना कुछ बात होगी कि जब आंदोलन चल रहा है और उस बीच वो लौट सकते थे कल ही श्रद्धांजलि दे के, लेकिन वो लौटे नहीं थे, तो कुछ इंतज़ार में होंगे। कुछ मेडिकल चेकअप भी शायद होना था, वो भी हो गया होगा। लेकिन चश्मा बनवाने नहीं आए थे। नहीं, मैंने कहीं पढ़ा मीडिया में कि कोई मेडिकल चेकअप भी उनका था जी। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार से अगर मिले नहीं नड्डा जी और प्रधानमंत्री मोदी तो कहीं कुछ बात तो है। और यहाँ पे आने से पहले, दिल्ली आने से पहले नीतीश कुमार 62 IPS अधिकारियों के तबादले करके यहाँ आए थे, तो कुछ 2 टूक बात करने वो आए थे। अभी ये मामला लगता है कि पोस्टपोन हुआ है, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ है जो अंदर चल रहा है। अब वो कब वो एक शेप लेगा, कैसे शेप लेगा, वो हम देखेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, देखिए राजीव जी, कि जैसा अभी डॉक्टर राकेश बता रहे थे, बीजेपी जब से बनी है 1980 से, तब से बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई।
और बिहार एकमात्र हिंदी भाषी राज्य है उत्तर भारत का जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री कभी नहीं रहा और आगे भी बड़ा मुश्किल है रहा है। तो अगर ऐसी नौबत आएगी कि बिहार में जैसा अमित शाह ने इंडिकेट किया, जैसे वहां भी बिहार के स्थानीय बीजेपी के नेताओं ने इंडिकेट किया, अगर ऐसी कोई साजिश चल रही होगी तो नीतीश कुमार ये तो नहीं होने देंगे, भले ही वो मुख्यमंत्री रहें या ना रहें, बीजेपी का मुख्यमंत्री वहां नहीं बनने देंगे, भले ही आरजेडी का बन जाए, कोई और बन जाए। दूसरी बात यह कि क्या वो वापस महागठबंधन में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन क्या वहां जाकर वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब इलेक्शन है और ऐसी कोई भूल आरजेडी भी नहीं करेगी कि उनको मुख्यमंत्री बना दे और फिर उसके बाद चुनाव हो, चुनाव के बाद वो फिर वो उधर चले जाए। तो एक तो ये बात। दूसरी बात कि जो छात्रों का आंदोलन है और उसमें किस तरीके से फूट डाली गई, किस तरीके से उसको सबोटाज किया गया, ये बहुत शर्मनाक है। चाहे उसमें प्रशांत किशोर शामिल हो या कोई और शामिल हो, ये बड़ा शर्मनाक है कि छात्रों के आंदोलन को गुमराह किया गया, जिसका असर हो रहा था, जिसको अभी तेजस्वी यादव कह भी रहे थे कि उसका असर हो रहा था। तो ऐसा क्या किया गया, पहली बात। दूसरी बात कि पुलिस ने लाठी क्यों चलाई, वाटर कैनन क्यों इस्तेमाल किया? होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस हैं कि भीड़ से कैसे पुलिस को बर्ताव करना चाहिए। और दूसरी बात कि जो पप्पू यादव और तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए हैं वो बड़ा गंभीर है कि किस तरीके से छात्रों के आंदोलन को एक जरिया बना के प्रशांत किशोर अगर राजनीति कर रहे हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप लोगों हजारों लाखों युवाओं के करियर के साथ खेल के, उनके ऊपर मुकदमे करवा के, उनके ऊपर लाठियां चलवा के आप राजनीति चमका रहे हैं, अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका प्रशांत किशोर को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि वो अपनी राजनीतिक पारी बिहार से शुरू करना चाहते हैं, पार्टी बनाई है, उसका नुकसान होगा अगर युवा उनसे इतना नाराज है। क्योंकि मैंने सोशल मीडिया बहुत सारे छात्र नेताओं के, छात्रों के बयान सुने और सब ये बात कह रहे हैं कि लाठी चलने से पहले ये भाग गए थे। ये बहुत ही गलत हुआ, छात्रों के साथ धोखा जो हुआ है वो गलत है। जी बिल्कुल, छात्रों के साथ धोखा और उन सब के बीच इधर नीतीश बाबू चारों तरफ से चौतरफा फंसे हुए खुद को मजबूर हालात में पाते हैं, और क्या इसका असर देश की सियासत पर पड़ने वाला है, ये सब भी आज के इस चर्चा में हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा नीतीश बाबू को ही समझें। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप कैसे देखते हैं बिहार के पूरे इस जो सियासी तापमान जो बिहार में बढ़ा हुआ है उसको, और छात्रों के आंदोलन को अगर उससे जोड़ा जाए तो? राजीव जी, छात्रों के आंदोलन से दो नेता बहुत खुलकर उनकी असलियत सामने आई है। पहली तो नीतीश कुमार की जो छात्र आंदोलन से ही आगे आए, युवा राजनीति से ही आगे आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, और जिस तरह वो बार बार बदलते रहे, पलटू राम की उपाधि उन्होंने पाई, तो एक तो वो एक्सपोज हैं। दूसरे प्रशांत किशोर एक्सपोज हैं, जो कभी नरेंद्र मोदी के खास, कभी ममता बनर्जी के खास, कभी किसी और नेता के खास होते होते बिहार में अपनी राजनीति लाने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना की इतनी ठंड में जब हम अपने कमरे में भी बगैर गर्म कपड़ों के नहीं बैठ पाए, वहां बिहार में गांधी मैदान पर छात्रों के ऊपर वाटर कैनन से ठंडा पानी फेंकना और लाठीचार्ज करना, मतलब ये पूरी गुलामी वाले दिनों की स्थिति याद आती है कि किस तरह ये सब हुआ। प्रशांत जी ने भी बताया कि गाइडलाइंस है भीड़ से कैसे निपटा जाए। पुलिस अधिकारी अपनी बात कह रहे हैं कि हमने ये बात कही, हमने वो बात कही, और तेजस्वी यादव के साथ ही आप देखिए चिराग पासवान भी बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ। बिहार बीजेपी की दुखती हुई रग है। बीजेपी को लगता है कि हम वहां अभी तक सरकार नहीं बना पाए, काश हमारा व्यक्ति मुख्यमंत्री होता। सीधे तौर पर तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, लेकिन
एक चेहरे के रूप में नीतीश कुमार को समर्थन करती रही, लेकिन अपने आदमी को, जो बीजेपी का नेता है, वो सीएम अभी तक तो बन नहीं पाया। तो बीजेपी का ये बहुत दुखद पहलू है। नीतीश कुमार ऐसे मौके पे भी चाहते थे कि दिल्ली जाएं और दिल्ली में वो बीजेपी के साथ अपनी बातचीत करें, अपना खेल दिखाएं, लेकिन उनका खेल हो नहीं पाया क्योंकि बीजेपी के आला नेताओं ने उनसे मिलने में कोई रुचि नहीं दिखाई और वो बेरंग लौट आए। तो नीतीश कुमार भी एक्सपोज हो रहे हैं और प्रशांत किशोर भी एक्सपोज हो रहे हैं। दूसरी बात है कि जो लोग मौसम विज्ञानी या मौसम विज्ञानी विभाग से जुड़े हुए हैं, वो जानते कि उन्हें क्या करना होगा। इसी बीच अभी कुछ देर पहले मैंने देखा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब राजद के साथ उनका तालमेल कभी होने वाला नहीं नीतीश बाबू का। तो ये मानिए कि जो गठबंधन है, महागठबंधन है, वहां भी नीतीश कुमार की दाल गलने वाली नहीं है। कुल मिला के नीतीश कुमार एक ऐसे पराजित योद्धा है जो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो असली नहीं है, एक मुखौटे के रूप में वे हैं, बीजेपी के मुखौटे के रूप में है और उनकी खुद की जमीन खिसकती जा रही है। ऐसे में बीजेपी कोई खेल खेल सकती है, खेलना चाहती है, लेकिन बिहार का आंदोलन जो युवाओं का आंदोलन है, इस आंदोलन पर बहुत कुछ निर्भर है और मुझे लगता है कि यह आंदोलन बिहार की राजनीति को बदलेगा और जिसमें नीतीश कुमार जैसे लोग भी एक्सपोज होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं ही। उनके होते हुए इस तरह की घटना होना वाकई शर्मनाक है। लेकिन ये शर्मनाक घटना बिहार में ही नहीं हुई, ऐसी घटना लखनऊ में रेलवे स्टेशन पर, चारबाग स्टेशन पर भी कुछ ऐसी ही घटना हुई, जहां बीजेपी की सरकार के रेल मंत्री हैं, बीजेपी केंद्र में सरकार में है और बीजेपी के रेल मंत्री हैं। वहां एक स्वच्छता कर्मी ने, जो लोग प्लेटफॉर्म पर सो रहे थे, बाल्टियों से उन पर पानी डाल दिया ताकि वो उठ जाए। इतनी भीषण ठंड में इस तरह की वारदातें बताते कि हमारे यहाँ राजनीति किस तरह खेल रही है और युवाओं को, आम लोगों को गुमराह कर रही है। अब बिहार से नए अंदाज आंकने की बात है। असली खेल नीतीश कुमार भांप गए हों या न भांपे हों, लेकिन अब बार बार उनकी रोटी पलटने से ये बात है जलती नहीं है, लेकिन कितनी देर तक रोटी नहीं पलटेंगे तो जलेगी नहीं। एक बार, दो बार, 3 बार, 7 बार के सीएम हो चुके हैं। अब कितने दिन और वो बने रहेंगे, उन्हें अपनी स्थिति समझ में आ रही होगी। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको यानी नीतीश बाबू को अपनी स्थिति समझ में आ रही होगी कि आगे होगा क्या, लेकिन उससे पहले क्या बिहार में सब कुछ पहले से तय है, क्या सोची समझी रणनीति के तहत सब कुछ चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच छात्रों का जो आंदोलन है उसका क्या असर पड़ेगा बिहार की सियासत पर, इन सब की बात कर रहे हैं हम। और जरा सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। सुनील जी, कैसे देखते हैं आप बिहार में, और उसमें भी नीतीश बाबू का आज बैरंग वापस लौट जाना, पटना वापस लौट जाना, इसको कैसे देखा जाए? धन्यवाद राजीव जी। इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार जी को कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला। बिहार में बीजेपी की सरकार बने, यह बयान अमित शाह जी का, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री तय किया जाएगा, यह बयान अमित शाह जी का है, यह जेपी नड्डा साहब का बयान नहीं है, यह प्रधानमंत्री जी का बयान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में नीतिगत रूप से क्या होता है, यह अमित शाह का, अगर ने कोई निर्णय लिया तो अमित शाह ही उसको बदल सकते हैं, उनको लेकर के कोई अन्य आश्वासन नहीं दे सकता। और नीतीश कुमार जी की इस दौरान मुलाकात तक नहीं हुई अमित शाह जी से, उनकी मुलाकात जेपी नड्डा साहब से हुई। जेपी नड्डा से उन्होंने अपनी बात कह के अपना चले, लेकिन जिन बातों को लेकर के बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है, वो बयान तो दिया गया है अमित शाह जी के द्वारा। अमित शाह जी ने कभी भी यह स्पष्ट नहीं किया कि नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये भी बात नहीं कही गई। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी राज्य में, महाराष्ट्र से लगायत किसी भी राज्य में जिस किसी भी दल के साथ हो रही है, वो अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किए, उसने कभी इस तथ्य को छुपाया भी नहीं। और नीतीश कुमार जी सच्चाई को नहीं जानते होंगे, ऐसा इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का यह हिस्सा है। और अभी अब भारतीय जनता पार्टी ने इससे अपने आप को वापस भी नहीं लिया। अभी विजय सिन्हा साहब ने यह बयान दिया
जी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बनने बिहार में। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसके लिए कोशिश करती रही, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, यह सबके सामने है। पिछले विधानसभा के चुनाव में जो भूमिका चिराग पासवान ने अदा की, वो पूरा देश देख रहा है उसको। वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का हनुमान, प्रधानमंत्री का हनुमान बताते रहे, और उन्होंने पूरी तरह से कहा कि वो नीतीश कुमार जी को हराना चाहते हैं। उन्होंने भी अपनी राजनीति को छुपाया नहीं, और चिराग पासवान को नियंत्रित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कोई प्रयास नहीं किया, यह भी सभी ने देखा है। तो बिहार की राजनीति साफ है। नीतीश कुमार जी को तय करना है कि वह अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं या नहीं बनाए रखना चाहते। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी राजनीति जो चल रही है, वह कम से कम वो राजनीति नहीं है कि वह ये कहे कि रघुपति राघव राजा राम अल्लाह, जो ये भजन है महात्मा गांधी का, इसको गाने वाली गायिका को माफी मांगनी पड़े। उस राजनीति के समर्थक नीतीश कुमार जी नहीं हो सकते। और अगर नीतीश कुमार जी उस राजनीति के साथ खड़े रहेंगे तो कितनी दूर तक अपनी राजनीति को चला पाएंगे, ये उनको स्वयं सोचना है। दलितों की, पिछड़ों की राजनीति को कितने प्रभावी तरीके से उन्होंने बिहार में किया है, यह भी सबके सामने है। और अंबेडकर साहब के बयान को लेकर के जो हमला हुआ है अमित शाह जी के प्रति, उस बयान के खिलाफ ही उनको खड़ा होना पड़ेगा, उसके पक्ष में नहीं खड़े हो सकते। इसीलिए आज तक वो चुप भी है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जिसको अति पिछड़ों के नाम पर, अति दलितों के नाम पर नीतीश कुमार जी ने अपने साथ लाने की कोशिश की है। और अगर जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी चला रही है, जिस तरीके से वो चल रही है, उसने अपने एजेंडे में कोई संशोधन नहीं किया। नीतीश कुमार जी को सोचना है कि क्या उस एजेंडे के साथ वो चलेंगे या नहीं चलेंगे। अगर वो चलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उनकी स्थिति वो नहीं रह जाएगी जो पिछले विधानसभा में भी बची रह गई थी, या कम सीटें आने के बावजूद भी मुख्यमंत्री पद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री पद के ऊपर स्वीकार कर लिया था। अब तो साफ साफ बोल रही है। और इस अगले साल चुनाव होने वाले हैं उस राज्य में। तो बिहार की राजनीति में निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती नीतीश कुमार जी के सामने है कि वो अपनी राजनीति को बचाए रखें, अपने एजेंडे को चला के रखें, या भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दें। लेकिन ये जरूर है कि इस समय जो उनके निकटतम लोग हैं, वो दोनों के दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के करीबी हैं। इंडिपेंडेंट रूप से नीतीश कुमार जी कितना फैसला ले पाएंगे ललन सिंह और संजय झा के मतों के विपरीत, यह तो आने वाला समय बताएगा। दूसरी चीज की जो विद्यार्थियों के साथ हो रहा है, यह बहुत ही शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी के किसी सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ इन युवाओं को या प्रतियोगी छात्रों के साथ व्यवहार नहीं किया। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रतियोगी परीक्षाओं के ठीक पहले इन विद्यार्थियों को आंदोलन करना पड़ा, और इसी ठंड के महीने में सड़क के किनारे बैठे रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय को घेरकर 3 दिन तक, 4 दिन तक किसी ने सुध नहीं ली। जब विद्यार्थी एकदम अपने आंदोलन से वापस हटने के लिए तैयार नहीं थे और 9 उपचुनाव सर पे आ गए, तब सरकार ने हस्तक्षेप किया और आंशिक ही सही, कम से कम छात्रों की मांगे स्वीकार की गई कि पीसीएस की परीक्षा जो है वह 1 दिन में और एक साथ कराई जाए। और रेवेन्यू ऑफिसर और एडिशनल रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट के लिए उन्होंने कहा कि हम समिति बनाएंगे और उसके बारे में इसमें विचार करेंगे। वही स्थिति बिहार की हो गई। जो ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, इसमें कौन सी ऐसी मांग है जिसको आप स्वीकार नहीं कर सकते? आप एक परीक्षा के लिए, एक चयन के लिए 2 परीक्षाएं कैसे करा सकते हैं आप? या 2 परीक्षाओं के आधार पर चयन की प्रक्रिया पूरी कैसे की जा सकती है? ये नेचुरल जस्टिस की बात है, तर्कसंगत बात है, आपको निर्णय लेना पड़ेगा। इसमें जो सबसे बड़ा जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर, यह बहुत ही आलोचना का विषय होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। आप छात्रों के नाम पर अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। पटना में आंदोलन के लिए जगह निर्धारित है। आप गांधी मैदान में बच्चों को क्यों ले गए? गांधी मैदान में ले जाने की क्या आवश्यकता थी आपको? और जब वहां पे लाठीचार्ज हुआ तो आप वहां से अनुपस्थित क्यों हो गए?
क्यों अनुपस्थित हो गए? और यह मांग केवल आप बच्चों ये बरगलाने के अलावा और क्या मुख्य सचिव से आपने इनकी मुलाकात कराई? मुख्य सचिव क्या करेंगे? या तो मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करें या उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग से हस्तक्षेप करें। बिहार लोक एक जो लोक सेवा आयोग होती है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसके निर्णय अपने होते हैं, भले वो राज्य सरकार के साथ परामर्श करके ही करे, लेकिन निर्णय तो लोक सेवा आयोग के लेना पड़ेगा। लोक सेवा आयोग से कोई बात नहीं हो रही है। एक नेता ले जा रहे हैं राज्यपाल के यहां, दूसरे नेता ले जा रहे हैं चीफ सेक्रेटरी के यहां, और जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है मुख्यमंत्री, उससे कोई बात नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री की एक भूमिका हो सकती है, राज्यपाल की ठीक एक पद संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आप हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की एक निर्णायक भूमिका होती है जी, और मुख्यमंत्री से कोई बात नहीं कर रहा है। और छात्रों के आंदोलन पर, युवाओं के आंदोलन पर अगर आप अपनी राजनीतिक ताकत बटोरना चाहते हैं तो यह तो कहीं से भी स्वीकार नहीं हो सकता। यह जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है? ये कौन सी राजनीति है? आपने तो युवाओं का भला कर रहे हैं, न उनके आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, न उनकी मांगों को पूरी किए जाने के लिए कोई पहल कर रहे हैं, केवल अपनी राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो पूरा का पूरा बिहार की स्थिति है, न तो जो राजनीतिक दल युवाओं के साथ बात कर रहे हैं, खासतौर से प्रशांत किशोर जी, वो युवाओं के साथ नहीं है। नीतीश कुमार जी को यह तय करना है कि वह अपनी राजनीति को बचाए रखेंगे या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति का विस्तार देकर विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों को हाशिए पर डाला है, उसके शिकार हो जाएंगे। तय उनको करना है। जी जी बिल्कुल, यह तय नीतीश कुमार को करना है कि उनको आखिर आगे क्या करना है, और क्या नीतीश कुमार ने सब कुछ सोच रखा है, उस पर भी चर्चा करेंगे, और कैसे हम इस बात को समझ सकते हैं कि क्या कुछ सोचा होगा नीतीश कुमार। लेकिन पहली प्रतिक्रिया आपसे भी अमलेंदु उपाध्याय जी, कि आप कैसे देखते हैं नीतीश कुमार का वापस लौट जाना बैरंग, बिना पीएम से मिले, बिना जेपी नड्डा से मिले, इसके क्या मायने हैं? के मायने राजीव जी एकदम साफ है कि नीतीश कुमार मन में अब तय कर चुके हैं कि उनको करना क्या है, और नीतीश कुमार ने अपनी लाइन अब तय कर ली है कि ठीक है कि हम नहीं तो तुम भी नहीं। नीतीश कुमार अब इस रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार असल में फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। वो ये आश्वस्त हो लेना चाहते हैं कि जब भी वो कोई कदम उठाएं उसके बाद बीजेपी को कोई मौका जो है वो फेल करने का नहीं मिले। मुझे लगता है कि शायद नीतीश कुमार अभी चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान इन सबसे भी अंदरूनी तौर पर कुछ ना कुछ बातचीत कर रहे होंगे, और उसके बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठाएंगे। और हो सकता है कि 10 दिन में, 15 दिन में या 20 दिन में, महीने भर में कोई कदम उठाएं, लेकिन आज उनका प्रधानमंत्री से बिना मिले लौट जाना, जेपी नड्डा से भी नहीं मिलना, ये काफ़ी कुछ राजीव जी संकेत देता है। देखिए 25 दिसंबर को ही अभी जब बैठक हुई थी एनडीए की, नीतीश कुमार उसमें नहीं आए। 25 दिसंबर को आप नहीं आते हैं, 29 दिसंबर को आप दिल्ली आ जाते हैं, और 30 दिसंबर को आप बिना प्रधानमंत्री से मिले हुए लौटकर वापस चले जाते हैं, जबकि आप एक राज्य के मुख्यमंत्री भी। दुश्मन पार्टियों के भी मुख्यमंत्री आते हैं तो वो दिल्ली में आकर प्रधानमंत्री से मुलाकात जरूर करते हैं, कि एक शिष्टाचारवश मुलाकात होती है, और अपने राज्य की मांगे भी रखते हैं। यहाँ तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पैर पकड़ते रहे कि बिहार के लिए सब कुछ हो जाएगा, तो आखिर ऐसे क्या कारण थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर पकड़े बिना नीतीश कुमार लौटकर चले गए? तो अब वो पैर पकड़ रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के, या पैरों के नीचे से कालीन खींचने का इंतजाम कर रहे हैं नीतीश कुमार? ये राजीव जी थोड़े दिनों में तय हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा, सबके सामने आ जाएगा। हालांकि जैसा कि लालू प्रसाद यादव ने खुलेआम कहा था, संसद में कहा था, उसको मैं पहले भी दोहरा चुका हूं, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के, हमारे मित्र नीतीश कुमार के पेट में दांत हैं जिसे कोई नहीं गिन सकता। तो मोदी जी को अभी नीतीश कुमार के पेट के दांत गिनने में बहुत समय लगेगा, ये मोदी जी को अभी समझकर चलना चाहिए। क्योंकि अगर मोदी जी को ये सोच रहे हो कि साहब नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बना देंगे या अजीत पवार बना देंगे, तो मोदी जी इस गलतफहमी में ना रहें। अभी तक तो नीतीश कुमार ही सबको कुछ ना कुछ बनाते आए हैं, किसी को मामू किसी को चाचू बनाते आए हैं नीतीश कुमार, तो अभी भी बनाएंगे नीतीश कुमार ही। वो किसको मूर्ख बनाएंगे और किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे या खुद बने रहेंगे, ये नीतीश कुमार को ही तय करना है राजीव जी। तो नीतीश कुमार को मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी हल्के से नहीं ले रही है। जैसे कि पहले अमित शाह ने कह दिया था कि उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद है, लेकिन अमित शाह की नहीं चली पार्टी में, दरवाजे खुल गए नीतीश कुमार के लिए। तो अगर अमित शाह कह रहे हैं कि वो पार्टी तय करेगी तो ठीक है, अमित शाह कहते हैं पार्टी तय करेगी, तय तो नीतीश कुमार को ही करना है कि कब तक आगे चलेंगे और किस हद तक आगे चलेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। असली कारण राजीव जी जो है वो मुझे लगता है कि ये है कि लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के साथ आने से फायदा हो गया, लेकिन नीतीश कुमार ये भी देख चुके हैं कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था वो भी नीतीश कुमार ने बीजेपी के गठबंधन से ही लड़ा।
और उसमें तेजस्वी यादव ने जबरदस्त तरीके से टक्कर दी थी। और जो अगर आरोप है, अगर वो आरोप सही है, तो सरकार जो थी वो तेजस्वी यादव की बन चुकी थी और जबरदस्ती सरकार फिर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की बनाई गई। ऐसे आरोप हैं। अगर ये आरोप सही है तो नीतीश कुमार अच्छे तरीके से समझते हैं कि लोकसभा चुनाव में तो चल गया, लेकिन विधानसभा चुनाव बिना इंडिया गठबंधन के नीतीश कुमार अब जीतने वाले नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई धतकर्म नहीं करेगी। वो धतकर्म करेगी तो अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए करेगी, जो कि उसके तमाम नेता खुले तौर पर कह भी रहे हैं कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। तो नीतीश कुमार ये अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ धतकर्म करेगी भी तो वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं करेगी, वो अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए करेगी। और नीतीश कुमार ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं, चूंकि नीतीश कुमार के ही मित्र हैं अरविंद केजरीवाल। और हमने कल भी जिक्र किया था कि अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा बताया कि किस तरीके से दिल्ली में वोट काटे जा रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हरियाणा में काटे गए, और कितने कितने वोट काटे जा रहे हैं ये भी। तो भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार के साथ सरकार में अभी शामिल रहेगी तो ये सारे खेल भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी कर लेगी। और नीतीश कुमार का जो है फिर 12वीं के बाद हाई स्कूल और 8वीं भी हो सकता है। तो नीतीश कुमार किसी भी हाल में ये सब नहीं करेंगे। तो नीतीश कुमार बहुत खाए खेले आदमी हैं। अब परिस्थितियां ही उनका साथ ना दे, ऊपर वाला ही नीतीश कुमार के खिलाफ हो जाए तो कोई बात दूसरी है, वरना मोदी जी के बस का अभी भी नीतीश कुमार के दांत गिनना नहीं आ रही। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। ज़रा डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपसे अब समझना चाहता हूँ इसके आगे क्या कुछ आप देखते हैं। अब ज़रा सेकेंड पार्ट पे हम लोग आ जाएं कि अगर नीतीश बाबू और यहाँ दिल्ली में जो कुछ चल रहा है और अगर सारी चीज़ें अलग अलग हो चुकी हैं, सिर्फ सही दिनों का इंतज़ार है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 14 जनवरी डेट भी दे रहे हैं, 14 जनवरी को नीतीश बाबू एनडीए छोड़ रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। इसको कैसे देखा जाए और इसके बाद आगे क्या? पहले तो मैं अमलेंदु जी के एक शब्द पर तस्दीक करना चाहूंगा। उन्होंने बड़े अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया। दुश्मन पार्टी का मुख्यमंत्री भी अगर दिल्ली आता है तो वो प्रधानमंत्री से मिलता है। अमलेंदु जी, बिल्कुल सही शब्द आपने प्रयोग किया है। 2014 से पहले विपक्षी पार्टी का मुख्यमंत्री हो सकता था, विपक्षी दल का मुख्यमंत्री कहलाता था, लेकिन 2014 के बाद अमृतकाल लागू हो गया है देश में। इसलिए जिन राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं, यानी गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वे राज्य, वहां की जनता, वहां का दल, वहां का मुख्यमंत्री सब दुश्मन समझे जाते हैं। इसलिए अमलेंदु जी ने सही कहा कि दुश्मन पार्टी का मुख्यमंत्री भी आता है तो मिलता है। रेवंत रेड्डी भी दिल्ली आते हैं तो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, स्टालिन भी मिलते हैं। नीतीश कुमार का इस वक्त इस मौके पर न मिलना बहुत कुछ अनकहा कह गए। राजीव जी, थोड़ा बिहार पर, पटना के रंगमंच की बात करेंगे, फिर दिल्ली के रंगमंच पर आए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, बिहार में अपना मुख्यमंत्री न बना पाए बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा कांटा है, बहुत बड़ी फांस है। वो भी तब जब नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा ने इन 10 सालों में तमाम राज्यों में तोड़फोड़ करके, खरीद फरोख्त करके, अपने सहयोगी और घटक दल ईडी, सीबीआई, एनआईए, आईटी, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट, इन सब की मदद से कई राज्यों में सरकारें बनाई और बिगाड़ी। महाराष्ट्र उसका सबसे बड़ा स्वर्णिम उदाहरण है जी। इतने सारे औजारों के बावजूद बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं। और देखिए, मजा तो देखिए आप, सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के कोटे से उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कसम खाई थी, गंगा जली उठाई थी कि वह पगड़ी नहीं पहनेंगे। बिहारी कोई दूसरा शब्द है उसके लिए, मराठा में उसको पाग कहते हैं, पाग, और हम लोग पगड़ी भी कहते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश वगैरह। उन्होंने कहा था जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी से नहीं हटा लेंगे तब तक पगड़ी नहीं पहने। उन सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के मातहत उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। तो ये कई लोगों के दर्द और पीड़ा हैं जो घनीभूत होकर दिल्ली पहुंचते हैं। अब हम आते पटना के रंगमंच से अगले दृश्य पर। अगला दृश्य आएगा दिल्ली के रंगमंच। लुटियन जोन्स में बड़ा रंगमंडल सजेगा, क्योंकि नीतीश कुमार का एनडीए गठबंधन में से निकलना सिर्फ बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं करेगा राजीव। हम सब जानते हैं केंद्र की नरेंद्र मोदी की इस वक्त की जो एनडीए सरकार है, वो जिन 2 पायों पर टिकी है उसमें से एक मोटा पाया नीतीश कुमार जी। तो अगला जो दृश्य
मंचित होगा वो दिल्ली में होगा। आपने 14 जनवरी की तारीख बताई है, जिसने भी बताई है लोग लिख ही रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर। हम और आप नहीं जानते किस तारीख में पटना के रंगमंच पर पटाक्षेप होगा और अगला दृश्य यहां मंचित होगा। लेकिन जो कुछ पटना में होगा उसकी अनुगूंज, उसकी धमक दिल्ली में सुनाई देगी और साथ लोक कल्याण मार्ग के कान के पर्दे फट जाएंगे। जिस दिन पटना में नीतीश कुमार एनडीए से बाहर आएंगे, उसके बाद दिल्ली में अपनी सरकार को बचा पाना मोदी शाह के लिए, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी और कठिन चुनौती। उसके बाद हो सकता है वो ऑपरेशन लोटस चलाएं, नीतीश कुमार के सांसदों की खरीद फरोख्त कर लें, लेकिन वो कई दृश्य ऐसे आएंगे जो हर दिन बदलते जाएंगे। तो मुझे लग रहा है मोदी शाह की चिंता बिहार से भी ज्यादा दिल्ली को बचाए रखने। उनकी चिंता यह है कि अगर नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा, बिहार में सरकार जाती भी रही, तो दिल्ली में सरकार को कैसे बचाए। उसके लिए फायर फाइटिंग, उसके लिए चौकियां बनाने का इंतजाम, ये सारे औजार अभी से पहले किए जा रहे होंगे कि कैसे पटना में जो कुछ होगा उसकी धमक यहां तक आने से रोकी जाए। उसके लिए कुछ साउंड प्रूफ बैरियर बनाए जा रहे होंगे, जिसमें दल बदल भी है, ईडी सीबीआई है, नीतीश कुमार को भी कोई चिट्ठी दिखाई जा सकती है। ऐसा तो है नहीं कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई फाइल दिल्ली में नहीं हो, तो कोई फाइल पलट कर दिखाई जा सकती है। तो ये नजारे अगले एक पखवाड़े तक देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पटना में जो होगा उससे दिल्ली को कैसे बचाएं। जी बिल्कुल, ये नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को, उनकी टीम को के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पटना में अगर कुछ भी परिवर्तन होता है, नीतीश बाबू अगर कुछ भी फैसला यहां लेते हैं, तो उसका असर सीधे दिल्ली पर पड़ेगा। कैसे देखते हैं प्रशांत टंडन जी आप, और अगले पखवाड़े तक नया साल और नए साल का पहला महीना कितना इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लिहाज से, पटना के लिहाज से? देखिए, ये सब बातें जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है कि वो कितना स्थिर सरकार चला पा रहे हैं, वो कितना क्राइसिस मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, और उनकी सरकार को लेकर जो अटकलें हैं वो कब नहीं हो रही हैं। और अगर आप पिछले कुछ महीनों की घटनाक्रम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि नरेंद्र मोदी लगातार कमज़ोर हुए हैं, संविधान के मसले को वो नहीं संभाल पा रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार किस तरीके से बनी हम सब जानते हैं कि इतनी ऐतिहासिक जीत के बाद भी 1 महीना लग गया शपथ लेने में कैबिनेट की। 1 महीना उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से वहाँ पे विभागों के बंटवारे हुए, उसमें भी नाराजगियां हैं। तो शिंदे साहब ने अभी तक पदभार ग्रहण नहीं किया जी, तो वो गृह मंत्री लगातार वो बनने की कोशिश में है, ख्वाहिश है उनकी। इन सब से लग रहा है कि जो मोदी की अथॉरिटी थी, वो अथॉरिटी, उनकी मॉरल अथॉरिटी और पॉलिटिकल अथॉरिटी दोनों में काफ़ी बड़ा डेंट आ चुका है। अमित शाह ने जिस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कहा अपमानजनक बातें, उससे भी नरेंद्र मोदी कमज़ोर हुए। और आप देखिए नीतीश कुमार जिस तरीके से कर रहे हैं वो भी कमज़ोरी का ही एक संकेत है। तो सबसे बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार का तो जो होगा सो होगा, लेकिन यहाँ पे इन अटकलों की वजह से नरेंद्र मोदी लगातार कमज़ोर हो रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ भी जो हुआ है उनकी अंत्येष्टि में या उसके बाद भी, उसमें भी बहुत अच्छी छवि उनकी नहीं गई है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे। केवल वो भारत के ही राजनेता नहीं थे, उनको दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष और महत्वपूर्ण व्यक्ति, तमाम देशों की संसद उनको बहुत आदर की निगाह से देखती है। अगर आप उनकी अंत्येष्टि में अगर आपने इस तरीके का काम किया तो अच्छा संदेश ग्लोबली नहीं गया। तो इसलिए आप देखेंगे कई ऐसे मसलों पर आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी की अथॉरिटी आपको कम होती नजर आती है। वो भाषण अपने देते रहे, बात अलग है, संसद से वो संसद में नहीं गए,
राज्यसभा की डिबेट में संविधान की। अमित शाह गए, अमित शाह ने वहां पे जो किया हम सब जानते हैं। तो नीतीश कुमार अगला कदम जो भी उठाएंगे वो चंद्रबाबू नायडू के साथ कोऑर्डिनेशन करके उठाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा कि क्योंकि वो ममता बनर्जी से भी उनकी बातचीत होती है, उनकी और लोगों से भी बातचीत होती है, कांग्रेस के अलावा बाकी तमाम लोगों से बातचीत होती है, तो जरूरी नहीं कि नीतीश कुमार की निगाह में पटना ही हो। वो दिल्ली का भी सोच सकते हैं या गणित बिठा सकते हैं। तो अगर वो ऐसा कदम उठाएंगे, बड़ा कदम, तो उनके विकल्प बहुत तरीके के खुले हुए होंगे। दिल्ली का भी खुला हुआ होगा और पटना का भी तमाम सारे विकल्प खुले होंगे। तब देखना यह है कि कब नीतीश कुमार जो है वो कदम उठाते। लेकिन एक बात तो तय है, सामने दिखाई दे रही है जो कि बीजेपी और जेडीयू में, नीतीश कुमार में सब कुछ सामान्य नहीं है। जी राजीव जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि वो उनकी निगाहें सिर्फ पटना पर क्यों, सिर्फ बिहार पर क्यों, उनकी निगाहें दिल्ली पर भी हो सकती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ कह रहे हैं। ज़रा प्रकाश हिंदुस्तानी जी, ज़रा आपसे समझो, क्या ये एंगल भी जा सकता है क्या? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जिस तरह से संविधान की बात हो रही है, दलितों की बात हो रही है, ऐसे मामले में नीतीश कुमार कुछ कह नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी की बात की, कांग्रेस की बात का कोई समर्थन कर नहीं पा रहे हैं और मजबूरी उनकी यह है कि वे करें तो करें क्या। मनमोहन आवाज कट रही है आपका जी को पास करने के लिए कोई अमित शाह का बयान उनकी धड़का रहा है, जो कहते हैं बिहार का अगला सीएम कौन वोट तय करेगा। प्रकाश जी, गिरिराज सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार। आपका वीडियो थोड़ा वो हो रहा, डाउन हो जा रहा है, कट रहा है, तो प्लीज जी प्लीज अपनी बात रखिए जी। नहीं, आवाज कट रही है। चलिए दोबारा आप जुड़िए प्लीज, दोबारा आप जुड़िए। सुनील शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूं। आप इसको कैसे देखते हैं सुनील जी कि अगर नीतीश बाबू अंदर खाने, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर प्रशांत जी ने रखी कि नीतीश बाबू की बातचीत जो है वो ममता बनर्जी से भी होती है, बातचीत कांग्रेस से भी होती है, बातचीत लालू प्रसाद यादव से भी होती है, बातचीत उनकी अरविंद केजरीवाल से भी होती है। आप याद कीजिए, जब इंडिया गठबंधन में थे तो दिल्ली आते थे तो अरविंद केजरीवाल से भी मिलने जाते थे। तो क्यों नहीं यहाँ पर एक दूसरा समीकरण बनते हुए हम देख सकते हैं, जो हो सकता है आने वाले नए साल में, क्योंकि बजट सेशन शुरू होना है और फरवरी महीने में बजट पेश होगा और शुरुआत में बिल्कुल उसके बाद से बहुत कुछ यहाँ पर हम बदलते हुए देख सकते हैं। बदलाव की स्थिति आ सकती है, इसमें कोई अगर बदलाव आता तो कोई आश्चर्य भी नहीं है। सवाल इस बात का है कि दो चीजें ही ना, भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके अभी तक नीतीश कुमार जी के बारे में यह कहा जाता रहा कि नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के साथ रहने के बावजूद उनके एजेंडे को लागू नहीं होने दिया, एक सुशासन बाबू के रूप में अपनी प्रतिष्ठा कायम की। इस दौर में जब ये दोबारा एनडीए में गए हैं, इंडिया को छोड़ करके, तो जिस तरह का माहौल बनना शुरू हुआ, उसमें तो इनके सामने चुनौती है ही है कि वह क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने संबंधों को बनाए रखें या अपने एजेंडे पे चलते हुए इंडिया दल समूह के साथ जाएं। और अगर वो अपनी राजनीति को बिहार में बनाए रखना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि कम से कम जो उनके स्वाभाविक सहयोगी हो सकते हैं, कांग्रेस उनकी स्वाभाविक सहयोगी हो सकती है, आरजेडी उनकी स्वाभाविक सहयोगी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी उनके स्वाभाविक सहयोगी नहीं है। इसीलिए आप याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी जी भारतीय एनडीए की राजनीति में प्रभावी हुए, इन्होंने जबरदस्त विरोध किया था। आप याद कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक थी, दिया हुआ निमंत्रण उन्होंने वापस ले लिया था। आप याद कीजिए कि जब इस चुनाव के पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश उन्होंने अपने स्तर पर शुरू की, उसे किसी ने कहा नहीं था। गोया कि राजनीतिक तौर पर वह भारतीय जनता पार्टी के निकट अपने आप को नहीं पाते।
और ये संभव भी नहीं है। ये सही है कि पटना की राजनीति और दिल्ली की राजनीति दोनों पर निगाह रखेंगे, इससे कोई सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि लेकिन एक संकट उनके सामने भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जब भी नुकसान पहुंचाया है क्षेत्रीय दलों को, तो जेडीयू को ही नुकसान पहुंचाया है। चाहे आरसीपी सीट टूट के गए तो इन्हीं की पार्टी के थे, आरजेडी के लोगों को नहीं तोड़ पाए वो। कांग्रेस बहुत कमजोर होने के बावजूद भी टूट के नहीं गई। वामपंथियों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जो समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने अन्य राज्यों में स्थापित कर लिए, जिसमें ताजा तरीन उदाहरण महाराष्ट्र का है, वह बिहार में नहीं कर पाई। वह एक लेकिन अब स्थिति ये जरूर है इस बात की, आज जिन लोगों से भारतीय नीतीश कुमार जी घिरे हुए हैं, वह उनका जो रुख और रुझान है वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। आप अमित शाह जी का अम्बेडकर जी को लेकर के दिए गए बयान पर जिस तरह की तरफदारी ललन सिंह जी ने की, भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने नहीं किया, जिस कदर उन्होंने उनके पक्ष में बयान दिए। संजय झा साहब हमेशा से कहे जाते रहे हैं कि उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर है। ये जरूर है कि जब निर्णय लेना होता है तो नीतीश कुमार जी अपने स्तर पर निर्णय ले लेते हैं। आज क्या करेंगे ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके अपनी ताकत को बनाए भी रख पाएंगे, उनकी पार्टी में टूट नहीं होगी, यह बहुत विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी किसी सीमा तक जा सकती है, अपनी दिल्ली की सरकार को बनाए रखने के लिए भी और बिहार में भी सत्ता बनाए रखने के लिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों स्वीकार की? आप याद कीजिए कि जिन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने आगे रखा बिहार में, उन नेताओं को ही नीतीश कुमार जी के अंडर में उप मुख्यमंत्री बना दिया। सबसे बड़ा उदाहरण सुशील मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े चेहरा हुआ करते थे, उन्हीं को नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बनाया। और हाल के समय में सम्राट चौधरी जबरदस्त एंटी नीतीश कुमार एक चेहरा बने बीजेपी के। लेकिन जब उन्होंने अपनी पूरी राजनीति को स्थापित करने की कोशिश की, वो जो राकेश जी ने कहा पगड़ी बांधे हुए थे, बिहार की भाषा में मुरेठा बांध के घूम रहे थे कि हम तब तक नहीं खोलेंगे अपने, जब तक इनको सत्ता से हटा नहीं लेंगे, उनको उन्हीं नीतीश कुमार के अंदर में उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो कोई लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाई बीजेपी, ये भी तथ्य है कि कोई लीडरशिप भी नहीं डेवलप कर पाई। और भारतीय जनता पार्टी को भी यह पता है कि अगर उसको अपनी भी सरकार बनानी हो, अपने बूते सरकार बनानी हो, तभी नीतीश कुमार का सहयोग चाहिए। अकेले अपने सांगठनिक ताकत पर वो बिहार की राजनीति में इतने प्रभाव नहीं हो सकती, संभव नहीं है। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके अपनी राजनीति को फिर से वापस पा सकते हैं, जिस राजनीति को पिछले विधानसभा चुनाव में वह खोते हुए पाए हैं, उससे उनके हाथ से फिसलती हुई दिखाई पड़ी है जी। यह जरूर है कि इस समय वो दोराहे पे खड़े हैं कि करें क्या। अपनी राजनीति, अपनी पार्टी, अपनी सरकार, अपनी अहमियत, अपनी प्रासंगिकता बिहार के राजनीति में बनाए रखें या भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी तरह समर्पण कर दें। अगर वो अपनी दल और अपनी राजनीति को बनाए रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी के साथ तो लंबी यात्रा नहीं कर सकते। बीजेपी के नेताओं का अपनी सरकार को लेकर के बिहार में जो रुख है, जिस आक्रामकता के साथ वो राजनीति कर रहे हैं, अपने एजेंडे को जिस तरीके से लागू कर रहे हैं, जो हिंदुत्व की राजनीति को जिस तरह से परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यह कोई भी चीज नीतीश कुमार जी के लिए मुफीद नहीं है। अगर उन्होंने इस मौके पर निर्णय नहीं लिया तो इसकी बड़ी राजनीतिक कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। आज जो सत्ता में बने रहें या हमेशा के लिए सत्ता से बाहर हो जाए, यह उनको तय करना पड़ेगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये उनको तय करना है कि आगे क्या। ज़रा आना चाहता हूँ एक बार फिर से डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, अभी आपका वीडियो ठीक दिख रहा है। जी राजीव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल अच्छे से जी, प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। जी देखिए, नीतीश कुमार की अगर पिछले 3 मुलाकातें प्रधानमंत्री मोदी से की चर्चा करें कार्यक्रमों में ही, तो उन्होंने कम से कम 3 बार नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की है। 1-1.5 महीने पहले उन्होंने जब प्रधानमंत्री बिहार में तमाम योजनाओं की घोषणा कर रहे थे, तब भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पैर छूने के लिए झुके और मोदी जी ने उनको रोक दिया।
मतलब ये है कि नीतीश कुमार को अब इतनी गरज पड़ी हुई है बीजेपी की, खासकर मोदी की और अमित शाह की, कि उसके बिना काम उनका चल नहीं सकता। जी। वे 73 साल के हैं, नरेंद्र मोदी 74 साल के, 1 साल का ही अंतर है, लेकिन वो उन्हें पैर छूने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार एक थके हारे और लाचार सीएम बन गया। उनके पास करने के लिए कुछ बचा नहीं। अब संकेत ये कि वो अगर इंडिया अलायंस की ओर वापस जाएं तो वो उनकी कोशिश है दबे पांव। उनके लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार गलत जगह फंस गए, नीतीश कुमार की सही जगह तो इंडिया अलायंस में ही है। तो इस तरह से नीतीश कुमार एक मजबूरी का नाम बन गए हैं बिहार में। बिहार में उनके अलावा कोई नेता इतना मजबूर नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह से तेजस्वी और लालू यादव बिहार में अपनी राजनीति खड़ी कर रहे हैं और जो अभियान चला रहे हैं, उसमें भी नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए कोई सहारा नहीं है। फिलहाल तो यह है कि एनडीए में नीतीश कुमार और एनडीए का जो रिश्ता है वो वही है जो मेले में जाने वाले 2 लोगों का था, दिव्यांग लोगों का था। तो दोनों मेले में जाना चाहते हैं, एक दूसरे के कंधे पे बैठा है, एक राह बता रहा है, दूसरा चल रहा है। लेकिन सवाल यह कि जो कंधे पे बैठा है वो इतना वजनी है कि जो चल रहा है बेचारा वो चल नहीं पा रहा है। तो ये मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल बीजेपी के लिए आ गई। जो वादे नीतीश कुमार करके राजनीति में आए थे वो कोई वादे पूरे नहीं हुए। युवा लोग नाराज हैं, खुद नीतीश कुमार के लोग नाराज हैं और उनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। कभी कोई नेता मांग कर देता है कि नीतीश कुमार इतने महान है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। तो निश्चित ही अगर पलटू राम होने पर कोई भारत रत्न दिया जाएगा तो नीतीश कुमार को ही मिलना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन अभी तक ये परंपरा तो नहीं बनी कि इतनी बार पलटी खाई इसलिए भारत रत्न दिया गया। तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। लेकिन नीतीश कुमार अपनी पारी बहुत लंबी खेल चुके हैं। 7 बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और इतनी बार दल बदल कर जिसकी सत्ता हो, कोई भी सरकार, कोई भी जीते, मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे, नीतीश कुमार का फार्मूला है। तो अब वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं। और बिहार सिविल सर्विसेज की परीक्षा तो हाल ही में है, लेकिन उससे बड़ी परीक्षा नीतीश कुमार की होने वाली है बिहार के अंदर। तो नीतीश कुमार अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और मुश्किल में है कि क्या परीक्षा देंगे, क्या विषय पढ़ेंगे कि उन्हें अच्छे नंबर मिले। राजीव जी। जी बिल्कुल। अमलेंदु जी कैसे देखते हैं आप? अमलेंदु जी। जी राजीव जी, बिल्कुल। देखिए, अब नीतीश कुमार को तय करना है, ये तो सही है, नीतीश कुमार को तय करना है, लेकिन मुझे लगता है नीतीश कुमार तय कर चुके हैं उनको करना क्या है। अब उनको कुछ सोचना नहीं है, वो सोच चुके हैं। और मुझे लगता है राजीव जी कि उनका सोचना जो है ये उसी दिन तय हो गया था कि उनको करना क्या है, जब तेजस्वी यादव के साथ लोकसभा चुनाव के बाद वो पटना से आए थे एक ही जहाज में। रूपरेखा उसी दिन बन चुकी थी कि कितना समय इस सरकार को दिया जाना है, कितना समय मोदी को दिया जाना है, ये रूपरेखा वहां बन चुकी थी। और अब जो सब चालें चली जा रही हैं, जो भी गोटियां फिट की जा रही हैं, वो समय के अनुसार और किस समय क्या करना है वो सब पहले से तय है एकदम। और उस समय इसलिए नहीं किया गया कि अगर उस समय करते तो मोदी के प्रति एक सहानुभूति फालतू की उपज जाती कि साहब देखो प्रधानमंत्री बनने वाले थे और नीतीश कुमार ने पच्चर मार दिया, तो नीतीश कुमार खामखा एक जो थे वो खलनायक के तौर पर बन जाते। तो ये अब खलनायक नरेंद्र मोदी हैं, अब खलनायक भारतीय जनता पार्टी है। और नरेंद्र मोदी का असली चाल चरित्र चेहरा राजीव जी, जो 10 सालों में नहीं आया था, वो इन 6 महीनों में सामने आ चुका, जून के बाद से लेकर और ये दिसंबर तक। तो अब खलनायक के तौर पे नरेंद्र मोदी हैं। और नीतीश कुमार अब जब जाएंगे भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर, तो नीतीश कुमार के पास बहुत से वाजिब कारण होंगे बताने के लिए कि वो एनडीए का साथ क्यों छोड़ रहे हैं। सबसे पहला कारण यही बताया जाएगा कि अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। राष्ट्रीय जनता दल यू की ये नीति नहीं है, और जनता दल यू जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करता है। सबसे पहली चीज यही होगी। दूसरी चीज होगी किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया गया, और ये जो है ऐसी सरकार जो हमारे बल पर चल रही है, वो कम से कम डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान हम नहीं करवा सकते। दूसरा कारण ये बताया जाएगा। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मिले हैं नीतीश कुमार राजीव जी, एनडीए का दूसरा कौन सा दल जाकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मिला है, ये भी बता दिया जाए। और ये मिलना ऐसा ही नहीं है कि जाके यूं ही मिल रही है। आपको याद होगा जब नालंदा विश्वविद्यालय का जो तथाकथित उद्घाटन हो रहा था, उस समय नीतीश कुमार ने किस तरीके से बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जमीन भी, मतलब जमीन हमने दी और उन्होंने इसको पास किया, और क्या क्या हुआ और सरकार ने क्या क्या किया, मनमोहन सिंह के लिए बताया था।
तो बहुत सारे राजीव जी डॉट्स जैसे आपने कल जोड़े थे, अगर आज इन डॉट्स को जोड़िए तो सब कुछ जो है वो तय है। और फिर मैं कहूंगा कि 14 जनवरी के बाद बहुत कुछ बड़ा होगा जो देश की राजनीति में भी होगा। और अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये भूल जाएं कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे अगर समर्थन वापस देते हैं तो कोई ईडी और सीबीआई जो है अब वो सांसद खरीदने जाएगी, क्योंकि ईडी और सीबीआई को भी मालूम है कि अगर अब वो जाएगी खरीदने के लिए तो जो खरीदने के लिए जाएंगे उनको जो है पंखे पे उल्टा लटका कर ठीक कर देगी अगली सरकार जो आएगी। तो ये अब ईडी और सीबीआई को भी मालूम है, तो अच्छे तरीके से अब ईडी और सीबीआई कम से कम सांसद खरीदने नहीं जाएगी राजीव जी, ये नीतीश कुमार भी जानते हैं और मोदी और शाह तो अच्छे तरीके से जानते ही जानते हैं। जी डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या यहाँ अब जो अभी तक जो रोल हम लोगों ने देखा, खासकर 2024 इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन से पहले ईडी सीबीआई और इसका डर दिखाया जाता था, क्या उसमें अब कमी है? क्या यहाँ भी बीजेपी कमज़ोर हुई है? जो सुरक्षा या जांच एजेंसियों के ज़रिए जो कब्ज़ा करने की कोशिश होती थी, डराने धमकाने की कोशिश होती थी, अपने पाले में लेने की कोशिश होती थी, और इसमें भी बीजेपी अब पिछड़ती हुई नज़र आती है, जो बात यहाँ कह रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी? का जितना दुरुपयोग होना था वो 2014 से 24 तक हो गया। अभी इस नई लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री ने बताया, जो आंकड़ा पेश किया कि ईडी ने कितने केस रजिस्टर किए थे, उसमें से कितनों का क्या निराकरण हुआ, कितने फीसदी सजा हुई। वो आंकड़ा इतना कम है, सजा दिलवाने का, आरोप साबित करने का 4.5% का सफलता का स्ट्राइक रेट है ईडी। उसमें यह भी आंकड़ा सामने आया कि जितने लोगों के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की उसमें से 95% विपक्षी नेता थे, विपक्षी दलों के नेता थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में बार बार ईडी सीबीआई को अलग अलग मामलों में लताड़ लगी रही। ताजा मामले में मोबाइल या लैपटॉप वगैरह में से आप कुछ नहीं देख सकते, ले सकते, ऐसा भी निर्देश दिया है। एक और कारण इसमें जुड़ गया है, लोकसभा चुनाव का परिणाम। अब वैसा एकदम निरंकुश बहुमत नहीं है नरेंद्र मोदी के पास, ये साझा सरकार है, इसलिए वे चाहकर भी जांच एजेंसियों को उस तरह छू नहीं कर सकते विपक्ष के लोगों के, पार्टियों, नेताओं के पीछे, जैसे अब तक करते आए। एक और घटनाक्रम हो रहा है, बड़ी अच्छी बात अमलेंदु जी ने याद दिलाई है। अब तो ईडी और सीबीआई एक दूसरे के लोगों को पकड़ रही है। अभी हिमाचल प्रदेश में सीबीआई ने ईडी के दफ्तर में जाकर छापा मार दिया, करोड़ों रुपए बरामद कर लिए, गिरफ्तार कर दिया, कुछ फरार हो गया एक आध अधिकारी। इसी तरह सीबीआई के अधिकारी पकड़े जा रहे हैं ईडी द्वारा रिश्वत लेते। तो ये जो एजेंसियां हैं, इनका भौकाल भी अब कम हो गया। इसलिए आने वाले दिनों में राजनीतिक उपाय करने पड़ेंगे मोदी शाह को। अब ये एजेंसियों के जरिए बाड़ाबंदी करना आसान नहीं। प्रकाश जी ने एक दो बड़ी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि जो प्रश्न पत्र आने वाला उसकी तैयारी नीतीश कुमार कर रहे थे। प्रकाश जी, इससे भी बड़ी चुनौती बीजेपी और मोदी शाह के सामने है, क्योंकि उनके प्रश्न पत्र अब तक जैसे बनते आए थे वो सब लीक हो चुके हैं, पर्चा लीक हो गया है। अब नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को, सबको पता है कि बीजेपी के पर्चे में क्या क्या आता रहा। उसमें जो ऑपरेशन लोटस नाम के प्रश्न थे, उनसे बचने के लिए उत्तर तैयार कर रखे होंगे नीतीश कुमार। तो बड़ी चुनौती बीजेपी और मोदी शाह के सामने ये है कि अब प्रश्न पत्र में कौन से प्रश्न पूछे जाएं कि नीतीश कुमार उसमें फंस जाए, चकरगिन्नी हो जाए। क्योंकि जितने सवाल हो सकते थे 10 सालों में पूछे जा चुके। खरीद फरोख्त वाले सवाल हो गए, ईडी सीबीआई हो गई, धमकियां हो गई, पाकिस्तान चले जाओ हो गया, सब कुछ हो गया। राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म करने तक के प्रश्न हल कर लिए थे। अब कोई नए सवाल नहीं ढूंढ पा रही है बीजेपी। असली संकट उनके सामने ये है, और नीतीश कुमार के पास उन तमाम सवालों के जवाब पहले से हैं। इसलिए अब सवाल तो नीतीश कुमार पूछेंगे, अब मोदी शाह नहीं पूछेंगे, फिलहाल आज तक की जो स्थिति है उसमें। इसलिए अब वे हो सकता है 14 जनवरी जो तारीख बताई जा रही है उसके बाद पूछें कि आपका सांप्रदायिकता के मामले में जो स्टैंड है, हम उसके साथ नहीं है, हमें क्यों आपके साथ होना चाहिए। आप मुसलमानों के खिलाफ जो अभियान चला रहे हैं, जेडीयू उसका साथ नहीं दे सकती है,
जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश कुमार आने वाले समय में बीजेपी के साथ नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि वो तो पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गिनती करके देश को बता दी थी। ऐसे कई नीतिगत विषय सामने आने वाले हैं जिनमें प्रश्न पत्र अब नीतीश कुमार रखेंगे, और जब मोदी शाह बीजेपी उनका उत्तर नहीं दे पाएंगे तो वे कहेंगे आप परीक्षा से अनुत्तीर्ण हुए, इसलिए अब आप कक्षा से बाहर जाइए, हम निकलते हैं अपना बस्ता लेकर। उस दिन असली कहानी शुरू होगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कितनी सारी चुनौतियां हैं प्रशांत टंडन जी, आप कैसे देखते हैं? अगर नरेंद्र मोदी के लिहाज से देखा जाए, मोदी जी के क्योंकि सामने अब बजट सेशन भी है, बजट भी पास करवाना है, नीतीश बाबू को संभालना है, चंद्रबाबू नायडू को संभालना है, एकनाथ शिंदे नाराज पड़े हुए हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, आप देख रहे हैं सब कुछ। कितनी चुनौतियां, इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ईडी को फटकार लगाई है। चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ हम लोगों ने देखा, लेकिन सुरक्षा जांच एजेंसियां ईडी खासकर, ये अब उतना साथ देते हुए नजर नहीं आती हैं। कैसे देखते हैं? कोalition सरकार, साझा सरकार चलाने का तजुर्बा नहीं है, और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू इसके माहिर लोग हैं, लेकिन वो भी अभी वो क्या कर रहे हैं कि अपने अपने राज्यों के बड़े बड़े पैकेजेस ले रहे हैं ताकि वो अपनी समर्थन का कीमत वसूल पाए। इसमें चंद्रबाबू नायडू थोड़ा सा स्मार्ट रहे, उन्होंने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया। नीतीश कुमार को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा पटना को या उनका आर्थिक पैकेज वो सब अभी नहीं मिला, विशेष दर्जा बिहार का वो सब नहीं मिला, जिससे कि सेंटर से फंड रिलीज होते हैं। और जो चुनाव के साल में बहुत ही जिसको कहें कि काम आते हैं, इसलिए क्योंकि काम आते हैं क्योंकि अब जो चुनाव की परिपाटी है वो अब कल्याणकारी योजनाओं में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की है। उसके लिए सरकार के खजाने में पैसा भी होना चाहिए। मुझे लगता है नीतीश कुमार इसी बार्गेन के लिए आए हुए थे और वो उनका बात बनी नहीं। तो मोदी जी को पॉलिटिकल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जैसा डॉक्टर राकेश पाठक कह रहे थे। अभी तक वो उनका मैनेजमेंट ईडी, सीबीआई और मीडिया के जरिए चल जाता था। अब उनको पॉलिटिकल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वो उनको आता नहीं है, क्योंकि अभी भी वो एक डेमोक्रेटिक नेता की तरह बिहेव नहीं करते। वो अभी भी एक सम्राट की तरह उनका बिहेवियर होता है, जैसे वो कपड़े पहनते हैं वैसे ही वो उनका राजनीतिक बर्ताव भी होता है जी। लेकिन आगे आने वाले वक्त में देखिए जिस तरह से समस्याएं बढ़ रही हैं, और जैसे मैंने पहले कहा कि संविधान के मामले पे, डॉक्टर अम्बेडकर के मामले पे उनकी कमजोरियां दिखाई दे गई हैं, और वो कमजोरियां बढ़ती जाएंगी, वो कम नहीं होंगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि जो एक लेबल लग रहा है मोदी सरकार के ऊपर, जो देवगौड़ा गुजरात की सरकारों के ऊपर लगा करता था कि अस्थिर सरकार है, वो अस्थिरता वाला लेबल अब लगना शुरू हो जाएगा यहाँ से। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। अस्थिरता वाला जो लेबल है वो लगना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही ये होगा तो उसके बाद से परिस्थितियां बदलती हुई हम देख सकते हैं। सुनील शुक्ला जी, कैसे देखते हैं आप इसको, और क्या यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो नरेंद्र मोदी से छिटकती हुई नजर नहीं आती हैं? नहीं, बिल्कुल है सवाल। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार जी के सामने है वो अपने राजनीतिक अस्तित्व की है। सांप्रदायिकता के मसले पर उन्होंने, आप याद कीजिए कि गिरिराज सिंह की जो पूरी यात्रा थी उस पर कोई उन्होंने आपत्ति नहीं उठाई। गिरिराज सिंह पूरी तरह से अपनी यात्रा करते रहे और जो मन में आया वो बोलते रहे। नीतीश कुमार जी शांत रहे। अभी जो बाबा साहब के मुद्दे पर गृह मंत्री जी का जब जो सवाल आया, जो बयान आया, उस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जो अन्य बात कही जा रही है कि वक्फ बिल को लेकर के जेडीयू का दबाव था जिससे वो जेपीसी में गई, लेकिन उस बिल को लेकर के भी नीतीश कुमार जी ने कोई साफ बयान नहीं दिया। वो ये नहीं दिखाई पड़ा कि वह बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ खड़े हैं।
आज उनके सामने अपनी राजनीतिक अस्तित्व का सवाल आ गया। जब अमित शाह ने एक बार भी नहीं कहा कि अगला चुनाव विधानसभा का नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। और अभी तुरंत हाल के दिनों में विजय सिन्हा का जवाब का बयान आया कि वो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। इन दो बयानों के बाद से नीतीश कुमार जी की सरकार भी बढ़ी है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी तो फिर किस बात के लिए, क्या उप मुख्यमंत्री बनने के लिए वो एनडीए बने रहेंगे? सवाल ही पैदा होता। और क्या वह एनडीए बीजेपी के साथ इसलिए बने रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंटली अपनी सरकार बना ले, उसको इतनी राजनीतिक ताकत मिल जाए? यह तो उनको निर्णय लेना पड़ेगा। और इन स्थितियों में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी यह तय करना है कि वह नीतीश कुमार के साथ को किसी कीमत में बनाए रखना चाहती है या अपने राजनीतिक उद्देश्यों को वह किसी भी तरह से हासिल करेगी, नीतीश कुमार जी उनके साथ रहे या न रहे, जो संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज बिहार में किसी भी राजनीतिक समीकरण, किसी भी सामाजिक समीकरण, किसी भी तरह से अपने बूते इतनी राजनीतिक ताकत पाती हुई नहीं दिखाई पड़ती कि वह सरकार बना ले। और नीतीश कुमार के इंडिया दल समूह में जाने से ही पूरी तस्वीर बदल जाती है। आप कल्पना कीजिए कि इस चुनाव के पहले नीतीश कुमार इंडिया दल समूह के साथ ही बने रहते, वो एनडीए में नहीं जाते, स्थितियां क्या होती? सरकार तो नहीं बनने वाली थी एनडीए की। आज जो नीतीश कुमार के सामने जो चुनौती है, वह चुनौती अपने राजनीतिक अस्तित्व की है कि वह अपनी राजनीतिक ताकत को बनाए रखे या भारतीय जनता पार्टी को प्लेट में परोस करके दे दे। और यह तय है कि अगर वह लंबे समय तक बीजेपी के साथ इन्हीं एजेंडों के साथ बने रहेंगे तो निश्चित रूप से वह अपनी राजनीति को आगे नहीं बढ़ा सकते, वो संभव नहीं है। जिस तरह की वो राजनीति करते हैं, जिस मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस राजनीति के साथ लोगों के साथ वो आगे बढ़ते रहे हैं, उसमें तो उनके स्वाभाविक पसंद तो बीजेपी नहीं हो सकती। अब मेरा अपना यह मानना है कि नीतीश कुमार जी जो आश्वासन चाहते हैं बीजेपी से, वो आश्वासन उनको इस दौरे में मिला नहीं है। और लेकिन यह भी है कि आज कोई ऐसा भी नहीं है कि आरजेडी खुल करके बैठी हुई कि नहीं हम आइए आपका स्वागत कर रहे हैं, वो भी अपने टर्म्स कंडीशंस के साथ ही लगी हुई। दो चीजें हैं, लेकिन अब दोराहे पे खड़े हैं नीतीश कुमार जी, उनको तय करना है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जी बिल्कुल, अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखना नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता होगी। लेकिन क्या यही प्राथमिकता पहली प्राथमिकता के तौर पे हम नरेंद्र मोदी को भी देख रहे हैं? डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, डॉक्टर साहब आपसे ज़रा समझना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी को आप कहाँ देखते हैं? नरेंद्र मोदी का सितारा जो है वो पूरा देश जानता है कि कहाँ जा रहा है। और अब नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती ये है कि उनकी चिंता इतिहास में दर्ज होने की है, तो वो अपने इतिहास में दर्ज होने के लिए कोई भी तरीका अपनाने से नहीं चूकने वाले। वो अपनी पार्टी के कई आला नेताओं को ये बात समझाने में कामयाब रहे कि 24 पे हमसे गलती हो गई है, लेकिन 29 पे हम कुछ अच्छा कर जाएंगे, ये उम्मीद वो बता रहे हैं। लेकिन पार्टी के भीतर और एनडीए में भी उनकी जो स्थिति है, सोचिए कितने दल एनडीए में है, 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां एनडीए में हैं, जिनमें से किसी दल के तो कोई भी सांसद विधायक तक नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस उम्मीद में है कि चलिए आगे चलेंगे। अब बीजेपी को जनता का जो समर्थन मिल रहा है, वो उसे लग रहा है कि उसका समर्थन है, जबकि वो दबाव की राजनीति चल रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दलों ने संविधान का मुद्दा उठाया है और जातीय जनगणना को लेकर जो अपनी कमान संभाली है, उससे बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ रही है। आप ये देखिए कि जो घोषणाएं बेलगावी में कांग्रेस ने अपनी सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक दिन की थी, हालांकि अगले दिन बैठक उनकी स्थगित हो गई क्योंकि
पूर्व प्रधानमंत्री का स्वर्गवास हो गया था, उन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी कितनी सक्रिय है और कितनी प्रोएक्टिव, इसका उदाहरण ये देखिए कि कांग्रेस ने जब तय किया कि आगामी 26 जनवरी 2025 को वो महू में अंबेडकर के जन्म स्थान पर बहुत बड़ा एक आयोजन करेंगे, तो तत्काल अगले दिन राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री के नाते महू का कार्यक्रम बना लिया और वहां उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर, उनके जन्म स्थान पर जाकर फूल मालाएं चढ़ा दी और साथ ही साथ उन्होंने ओंकारेश्वर की यात्रा भी की। यानी एक तीर से उन्होंने दो निशाने साधने की कोशिश की सरकारी खर्चे पर। पहला तो उन्होंने ये मानने की कोशिश की, देखिए हम दलितों को कितना मानते हैं, ये केवल खड़गे जी और कांग्रेस और गांधी परिवार ही नहीं, हम भी आम्बेडकर जी को बहुत मानते हैं। पहला लक्ष्य उन्होंने ये किया। दूसरा, ओंकारेश्वर जाकर ममलेश्वर में महादेव के मंदिर में जाके जो दर्शन उन्होंने किए, तो वहां उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम हिंदू हैं, यानी वो दोनों रास्तों पर चलना चाहते हैं। वो अपने आप को ये भी हिंदू भी बताना चाहते हैं और अपने आप को दलितों का हित चिंतक भी बताना चाहते हैं। तो कांग्रेस जो रणनीति बनाती है, ये उसके आगे आगे काम करने की कोशिश कर रहे हैं और अब कितने दिन तक ये चल पाएगी उनकी असलियत, ये देखने वाली बात है। एक और बात देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में खुलकर अमित शाह के अलावा कोई भी बड़ा नेता जो बीजेपी का बड़ा नेता हो, वो कोई बहुत समर्थन में खुलकर सामने नहीं आता। चाहे नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, कोई भी नेता नरेंद्र मोदी के लिए खुलकर सामने नहीं आया। उनके साथ वे लोग हैं जो बैसाखियों पर राजनीति कर रहे हैं, जिनका अपना कोई प्रभामंडल नहीं है और जो खतरा यूपी से लग रहा है मोदी जी को कि इस बार तो खैर किसी तरह इज्जत बच गई, अगले लोकसभा चुनाव में यूपी में इज्जत बचेगी या नहीं, क्योंकि इसे लेकर बीजेपी बहुत चिंतित है। और अंतिम बात यह कि जिस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के आरोप लगा रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस सक्रिय है और कांग्रेस ने तय कर लिया कि वो अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, अपने उम्मीदवार घोषित कर रही है, उससे बीजेपी को चिंता बीजेपी की यह है कि अब अगला उसका हाल क्या होने वाला है। तो बहुत सारी चिंताएं नरेंद्र मोदी को है, प्रधानमंत्री के होने की चिंता तो उनको है ही, पार्टी के भीतर भी जो अलगाव है उनको लेकर बातें हो रही है और मोहन भागवत जिस तरह से बयान देते हैं, सारी चिंताएं नरेंद्र मोदी को अंदर ही अंदर से खा रही होंगी, ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ आप बता रहे हैं, आप तमाम साथी बता रहे हैं और यहाँ से नरेंद्र मोदी के लिए और नीतीश कुमार के लिए, दोनों के लिए 2025 जो आने वाला साल है उसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। नीतीश बाबू तो अभी से उन चुनौतियों को फेस कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर अब छात्र जो हैं वो आंदोलित हैं, लेकिन इसका असर कितना नरेंद्र मोदी के ऊपर पड़ेगा, इस सरकार के ऊपर पड़ेगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब अभी हम लोग लगभग 1.5 घंटे से इसी विषय में बात कर रहे थे। इस कार्यक्रम को समाप्त करूं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि इस कार्यक्रम के तुरंत बाद एक शानदार पॉडकास्ट देखिए 2024 में वो चुनौतियाँ जिसके कारण नरेंद्र मोदी जो हैं वो बहुत परेशान हुए, बीजेपी के लिए बहुत सारी चुनौतियां रहीं। 2024 का साल कैसा रहा सियासी तौर पर, इन सबको उस पॉडकास्ट में आप देखेंगे। ठीक इसके बाद ज़रूर देखिए और इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे बड़ी चीज़